मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे घर वाले किसी भी हाल में इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें बस कैसे भी करके रात को घर से बाहर आना है। बाकी सब मैं संभाल लूँगा। मैं अपने परिवार के खिलाफ ऐसा कदम नहीं उठा सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकती प्रभास। वो चेहरे पर खौफ और आंखों में आंसू लिए बोली इशिता। प्रभास, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर यह सही नहीं है। वह थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोली। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने और तुमने हर तरह से कोशिश करके देख ली है। अब तो यही एक रास्ता नज़र आ रहा है। प्रभास, मुझे बहुत डर लग रहा है। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है सीता। तुम अपने परिवार और प्यार दो में से किसी एक को चुनना होगा। मगर रात को कैसे मुमकिन है? भाई ने ईशान शहर से बाहर गया हुआ है। आकाश भाई देर रात तक जागते नहीं। तुम बस ये फ़ोन अपने पास रखना। मैं मौका देखते ही तुम्हें फ़ोन करूँगा। प्रभास इसकी बात बीच में काट कर ही अपना प्लान बताने लगा। इशिता के घर से बाहर जाने पर रोक लगी हुई थी। प्रभास ने इसे कांटेक्ट करने के लिए करिश्मा के हाथों फ़ोन भिजवाया था। इसकी शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। आज इशिता की हल्दी की रस्म थी और अगले दिन शादी। दोनों परिवार के करीबी रिश्तेदार ही इस शादी में शामिल किए गए थे। कोई ज़रूरी काम की वजह से ईशान गांव से बाहर गया हुआ था, इसलिए वो इस शादी में मौजूद नहीं था। नमस्ते आकाश भाई। नमस्ते। अरे लाला जी, आप अंदर आइए। काजल ने दरवाजे पर खड़े लाला जी को घर में दाखिल होने के लिए कहा। कैसे हैं आप भाभी? आकाश भाई साहब हैं घर पर? वो सोफे पर बैठते हुए बोले। मैं ठीक हूँ। आपके भाई किसी काम की वजह से बाहर गए हुए हैं। कैसे आना हुआ? काजल ने पूछा। आकाश भाई साहब कल दुकान पर आए थे। उन्होंने इशिता बेबी के लिए अच्छे जेवर लाने के लिए कहा था, तो मैं कुछ लेटेस्ट डिज़ाइन के जेवर लाया हूँ। जो आपको पसंद हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। वो अपने थैले में से अलग अलग तरह के ज्वेलरी बॉक्स निकालते हुए बोले। जी, अभी मैं इशिता को बुलाकर लाती हूँ। उसे जो पसंद हो वो ले लेगी। गोपाल, लाला जी के लिए चाय लेकर आओ। वो बोलते हुए इशिता के कमरे में गई। इशिता, उसने कमरे में, बाथरूम में, सब जगह देखा। इशिता कहीं नहीं थी। इशिता को कहीं ना पाकर इसके रेंगटे खड़े हो गए। वो घबराती हुई बाहर आई। लाला जी, इशिता पार्लर गई हुई है। उसकी बजाय मैं पसंद कर लेती हूँ। ये दो सेट अच्छे लग रहे हैं, आप ये रहने दीजिए। हड़बड़ाते हुए उसने कहा। जी अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ। हाँ। उनके जाने के बाद काजल को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने घर के सभी नौकरों को इशिता को ढूंढने में लगा दिया। वो खुद भी बेचैनी से उसे ढूंढ रही थी। इसे सबसे ज़्यादा आकाश का खौफ था। तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? आज हल्दी है, तो जाओ जाकर इसे तैयार करो। आकाश की आवाज़ पर काजल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, कैसे कहे। आकाश को देखकर इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लग गईं। ऐसे मुंह लटकाए क्या खड़ी हो? जाओ जल्दी, शादी का घर है और भी बहुत से काम हैं। काजल के ऐसे खड़े रहने पर वो सख्त अंदाज में बोला। वो अपने कमरे में नहीं है। वो लड़खड़ाते हुई जवान से बहुत धीमे से बोली। आकाश के अपने कमरे की तरफ बढ़ने वाले कदम वहीं रुक गए और अचानक वो वहीं बैठ गया। आकाश को सुनकर सदमा लगा। आप ठीक तो है? काजल इसके पास दौड़ती हुई आई। ईशान के कमरे में देखो, करिश्मा से पूछो। इसके माथे से पसीना छूट रहे थे। वो दहाड़ते हुए बोला। पहले आप कमरे में चलिए। काजल ने इसकी ऐसी हालत देखकर परेशान होते हुए कहा। काजल और घर के कुछ नौकरों ने सहारा देकर आकाश को कमरे में ले जाकर बेड पर बैठाया। जिस बात का डर था वही हुआ। सीता अपने घर में नहीं है। आकाश की आंखों में खून उतर आया। मदन, मदन, वो ज़ोर से चिल्लाया। जी बड़े भैया, गाड़ी निकालो। वो पलंग पर से उठकर जाने लगा। सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अब तो सब कुछ ठीक करने के बाद ही मेरी तबीयत ठीक होगी। वो दांत भींचते हुए बोला। हम लड़के वालों को क्या जवाब? शादी तो उसी वक्त होगी जिस वक्त तय हुई है। किसी को अभी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। कल तक वो इसी घर में होगी। हाथों का इशारा करते हुए उसने काजल को खामोश किया और तेज कदमों से बाहर चला गया। इशिता के घर से फरार होने के कुछ ही घंटों बाद घर वालों को पता चल गया था। आकाश की काफ़ी पहुंच थी।
गुंडों से लेकर पुलिस और नेताओं के साथ इसके अच्छे संबंध थे। इसने चारों तरफ अपने आदमी लगवा दिए थे। आकाश के आदमियों ने कुछ ही घंटों में इशिता और प्रभास को पकड़ लिया था। इशिता को उसके घर पहुंचा दिया था। आकाश के हुक्म पर इसे उसके कमरे में कैद करके रख दिया गया था। अब वो उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करना चाहता था। अब वो इसके सामने आती तो आकाश उसका गला घोंट देता। वो अब यही कोशिश में लगे हुए थे कि ये बात किसी भी तरह से बाहर ना निकले और इनकी बदनामी की चर्चे आम ना हों। लेकिन ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं, बल्कि जंगल में लगी आग की तरह फैलती हैं। इशिता के फरार होने वाली खबर अब हर तरफ फैलने लगी थी। इसके ससुराल वालों को पता लगने पर उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया था। इशिता की इस हरकत की वजह से ईशान को गहरा सदमा पहुंचा था। घर से बाहर निकलते हुए और गांव वालों का सामना करते हुए इसे शर्म आने लगी थी। इसकी ऐसी हालत देखकर आकाश ने इसे ऑफिस का काम देखने के बहाने से शहर वापस भेज दिया था और जब तक मामला ठंडा नहीं पड़ता उसे वापस गांव आने के लिए मना करा था। ऑफिस में काम करते वक्त ईशान का फ़ोन बजने लगा। इसे यकीन था कि कोई ना कोई इशिता के बारे में सवाल जवाब करेगा, बड़ा चढ़ाकर बातें करके जख्मों को खरीदेगा। वो फ़ोन उठाना ही नहीं चाहता था। इसका फ़ोन बज बज कर बंद हो गया। इसने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करने के इरादे से जैसे ही फ़ोन हाथ में लेकर स्क्रीन पर देखा तो इसके मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक आ गई, क्योंकि वो फ़ोन सौरा का था। कैसी हो मेरी जान, आज तो तुमने खुश कर दिया मुझे। तुम्हें पता है मैं कितना तरसा हूँ तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए, और आज तो बहुत ज़रूरत थी मुझे तुम्हारी। वो कुर्सी से टेक लगाकर बैठते हुए बोला। बहुत दिनों बाद स्वरा की कॉल थी। अक्सर जब भी इनकी बात होती थी मैसेज पर ही होती थी। मैं ठीक नहीं हूँ आशीष, उसने भर्राई आवाज़ में बोला। क्या हुआ तुम्हें, सब ठीक तो है ना? इसकी बात पर वो बेचैनी से कुर्सी पर उठता हुआ बोला। आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो शायद मैसेज में नहीं बोल पाऊँगी। आज बहुत कुछ बताना है तुम्हें। तुम सुनोगे? वक्त है तुम्हारे पास? वो बेबसी से पूछने लगी। बिल्कुल सुनूंगा, मेरा तो पूरा वक्त ही तुम्हारे लिए है, उसने लैपटॉप को साइड में करते हुए कहा। अगर तुम पूरा दिन और सारी रात भी बोलती रहोगी तो भी मैं सारे काम छोड़कर तुम्हारे लिए फ़ोन कान पर लगाए रखूँगा। तुमसे बात करने का इंतज़ार तो मैं कब से कर रहा था। बोलो क्या बताना चाहती हो तुम? सच कहूँ आशीष, जब मेरी शादी हुई तो उस दिन मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं तुमसे अब कभी भी कांटेक्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अब मैं किसी और की हो चुकी थी और ये बात किसी भी सजीव लड़की के चरित्र के लिए अच्छी नहीं थी। वो इस तरह अपने पति को धोखा दे और गैर मर्द के साथ बातचीत रखे। लेकिन जब मैं इस घर में आई तो मुझे पता चला कि मैं यहाँ दुल्हन बनकर नहीं, किसी की नफ़रत का केंद्र बनकर आई हूँ, जहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। उस शख्स ने तो मुझे अपनी बीवी ही नहीं माना। वो बात करते वक्त रो पड़ी। वो बहुत जालिम है, बहुत जालिम, वो जोर देते हुए बोली। तुम मुझे बस एक बार उस शख्स का नाम बताओ, तुम्हारे साथ की हुई हर जाति का मैं उससे बदला ले लूँगा। स्वरा की बात सुनकर ईशान को गुस्सा आने लगा। वो गरजती आवाज़ में बोला, नहीं आशीष, इससे वक्त बदला ले लेगा। देखना एक ना एक दिन ये मुँह खाएगा। मुझे उन गुनाहों की सज़ा दी जो मैंने किए ही नहीं थे। मेरे साथ मेरे घर वालों ने भी धोखा किया। मुझे ऐसे घर में ब्याह दी जहाँ बीवी को इंसान ही नहीं समझा जाता हो, कोई मामूली बेजान चीज़ की तरह। शादी का दिन हर लड़की के लिए कितना अहम दिन होता है, लेकिन शादी की पहली रात को ही मुझ पर थप्पड़ बरसाने लगे। सोचो वह वक्त मैंने कैसे गुजारा होगा। मर्द इतना जालिम क्यों होता है आशीष? क्यों हर बार औरत से ही धैर्य और बलिदान की उम्मीद रखी जाती है? समाज के दोहरे रवैये पर सिर्फ औरत की ही भेंट क्यों चढ़ती है? वो उदासी से शिकायतें करने लगी। तुम्हें किसी जानवर के साथ अब और ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी पहचान मुझे बताओ। बोलो कहाँ पर हो तुम? मैं इसी वक्त तुम्हें लेने आ जाऊँगा। नहीं आशीष, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अब पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। मेरी सारी हिम्मत अब जवाब दे चुकी है। इतनी तकलीफ़ और अपनी बेइज्जती मुझसे अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकती। जानवरों में फंस चुकी हूँ मैं। यहाँ से निकलने की मुझे और कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है। अपना पता देकर मैं तुम्हें और कोई मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मुझे माफ़ कर देना आशीष, आज के बाद हमारी बात नहीं हो पाएगी। वो सिसकियों से रोते हुए कहने लगी। तुम धोखा दे रही हो मुझे। बस इतनी ही मोहब्बत करती हो मुझसे?
स्वरा की इस तरह की बातें सुनकर वो भी तड़प उठा। मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही। इतने वक्त से तुम्हें बिना देखे तुम पर इतना अंधा यकीन करती हूँ, फिर भी तुम मुझे धोखेबाज कह रहे हो। मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही हूँ। इतने वक्त से तुम्हें बिना देखे तुम पर इतना अंधा यकीन करती हूँ, फिर भी तुम मुझे धोखेबाज कह रहे हो। तो फिर क्यों आज अजनबियों जैसा बर्ताव कर रही हो? क्योंकि यह लोग बहुत जालिम हैं और मैं नहीं चाहती कि यह लोग तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाएं। यह लोग किसी पर भी रहम नहीं करते। वो जालिम कभी भी आ सकता है। मुझ में अब और जुल्म सहने की हिम्मत नहीं है और ना ही मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर तुम्हारी जान गंवाना चाहती हूँ। इसकी आवाज़ अब ढीली पड़ने लगी थी। तो तुम यह कहना चाह रही हो कि इसके जुल्म से तंग आकर तुम अपनी पूरी ज़िंदगी इसके साथ गुजार लोगी? मेरी अब कोई जगह नहीं है, बस तुम अब मुझे छोड़ना चाहती हो, वो झुंझलाकर बोला। इसके जवाब में नाराज़गी थी। ना ही मैं उस दरिंदे के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हूँ और ना ही मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ। मैं उस बहसी से हार चुकी हूँ। मैं मर रही हूँ आशीष। आज तुम्हारी स्वरा का आखिरी दिन है। आज के बाद हमारी बात कभी नहीं होगी। वो तेज़ सांस लेती हुई बोली। तुम पागल हो गई हो स्वरा। तुम्हारे बिना मैं भी मर जाऊँगा। मरे तुम्हारे दुश्मन। तुम्हें तो अब जीना है। मेरे मरने के बाद तुम शादी कर लेना। मेरी बस एक वसीयत है, तुम अपनी बीवी से इज्जत और मोहब्बत से पेश आना। उसके सामने मेरी बातें करके उसके जज्बातों को ठेस ना पहुंचाना। उसकी भावनाओं की कदर करना, उस पर कभी हाथ ना उठाना। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। इसकी आवाज़ में अब दर्द बढ़ने लगा था। अब ये पागलपन छोड़ो। मुझे बताओ कहाँ रहती हो तुम? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, चाहे वो कितना भी जालिम और ताकतवर क्यों ना हो। मैं उससे निपट लूँगा। बस एक बार तो मुझे उसका नाम बता दो। वो अजीब कशमकश का शिकार था। खौफ से अब इसका दिल बैठा जा रहा था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ज़िंदगी में मैंने अगर किसी से मोहब्बत की है तो वो तुम हो आशीष। और अगर इस दुनिया में किसी से बेइंतहा नफ़रत करती हूँ तो वो शख्स है जिसके लिए आज मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना पड़ रहा है। मैं जानती हूँ यह बुज़दिली है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैंने जहर खा लिया है और मेरे पास कुछ ही पल बचे हैं। वो बात करते वक्त लगातार रोए जा रही थी। ईशान का दिल अब डूब चुका था। इसकी स्वरा आज इससे हमेशा के लिए दूर जा रही थी। इसे अपनी स्वरा को खोने का जोरदार झटका लगा था। आज के बाद तुम्हें कोई हसरत ना रह जाए, इसलिए अपनी पहचान बताकर ही मरूंगी। अभी फ़ोन रखते ही मेरी तस्वीर तुम तक पहुंच जाएगी। हो सके तो तुम भी अपनी तस्वीर भेज दो। मौत ने अगर मोहलत दी तो मैं तुम्हें मरने से पहले एक बार देख लूँ। बात करते वक्त इसकी हिचकियाँ बढ़ने लगीं। मेरा असली नाम आरोही जायसवाल है। बहुत मुश्किल से उसने आखिरी शब्द कहे। ईशान की तो अकल चकराने लगी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आरोही जायसवाल। ईशान के कानों में आवाज़ें गूंजने लगीं। वो नामे सर हिलाने लगा। इसके मोबाइल की स्क्रीन पर तस्वीर शो होते ही उसने कांपते हाथों से शो का बटन दबाया और एकदम से लड़खड़ाता हुआ दीवार में घुसते हुए ज़मीन पर जा गिरा। इसका मोबाइल हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। इसके होशो हवास खो चुके थे। इसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। भला ये कैसे हो सकता है? मेरे ही घर पर, मेरे ही कमरे में, मेरे ही सामने थी और मैं उसे पहचान नहीं पाया। वो बेयकीनी से बड़बड़ा रहा था और बार बार मोबाइल की स्क्रीन को देखने लगा, जो हर बार आरोही की तस्वीर बता रही थी, जो इसे अंदर ही अंदर काट रही थी। किसी ने मेरे साथ मजाक किया है, लेकिन स्वरा मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों करेगी? वो पागलों की तरह खुद ही सवाल कर रहा था और खुद ही उसका जवाब दे रहा था। उसे अपना कोई होश नहीं था। एक अजीब सी बेचैनी और बेकरारी में घिरा हुआ था। वो मोबाइल उठाकर स्वरा का नंबर डायल करने लगा ताकि इसकी गलतफहमी दूर हो जाए कि स्वरा ही आरोही है और इसके बेचैन दिल को सुकून मिल जाए। लेकिन स्वरा का फ़ोन ऑफ आ रहा था। इसकी हालत कांटों पर लौटने के बराबर हो गई। क्या आरोही ही स्वरा है? अगर आरोही ही स्वरा है तो फिर मुझसे कैसे बात कर सकती है? आरोही के पास तो मोबाइल फ़ोन ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो उलझन का शिकार होकर खुद ही बड़बड़ाने लगा। मुझे घर जाना है। हाँ, मुझे जल्दी पहुंचना होगा। वो उठा और फ़ौरन बाहर की तरफ चल दिया। मेरा पति एक दरिंदे जैसा इंसान है। शादी की पहली रात को ही मुझ पर थप्पड़ बरसने लगे।
मुझसे अब और ज़्यादा तकलीफ़ और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। उस जालिम ने कभी मुझे अपनी बीवी माना ही नहीं। मैं इस दुनिया में सिर्फ़ तुमसे ही मोहब्बत करती हूँ और नफ़रत उस शख़्स से जिसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रही हूँ। उसे स्वरा की कही हुई सारी बातों के साथ-साथ आरोही पर किए हुए जुल्म भी याद आ रहे थे। वो अजीब-सी कशमकश में फँसा हुआ था। वो तेज़ी से गाड़ी भगाता हुआ घर को पहुंचा। आरोही, आरोही, वो घर में घुसते हुए दीवानों की तरह चिल्ला रहा था। इसकी आंखें सुर्ख और आवाज़ में दर्द था। इसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। अच्छा हुआ तुम आ गए ईशान, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। नंदिनी मौसी इसे देखकर खड़ी हुई। वो इनकी बात को सुना अनसुना करते हुए अपने कमरे की तरफ भागा। आरोही, आरोही की आवाज़ लगाता हुआ अपने कमरे में ढूंढने लगा। आरोही को अपने कमरे में ना पाकर उसका सर चकराने लगा। आरोही कहाँ है? मुझे कोई बताता क्यों नहीं? वो सीढ़ियाँ नीचे उतरकर वहीं बैठकर चिल्लाने लगा। इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो यहाँ नहीं है ईशान। आकाश की आवाज़ पर उसने मुंह ऊपर करके आकाश को देखा। तुम्हारी बीवी आरोही, उसका चरित्र अच्छा नहीं है। न जाने कब से सबकी आंखों में धूल झोंक कर मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी और न जाने किसके साथ चक्कर चला रही थी। आज मौसी ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। आकाश लब भींचते हुए बोल रहा था। बहुत ही गिरी हुई लड़की है और ये इसका असर है जो इशिता ने ऐसा घटिया काम किया। ज़रूर इसने ही अपने मामा के बेटे प्रभा से इशिता को मिलवाया होगा और इसी ने ही इसके घर से भागने में मदद की होगी। वो तो अच्छा हुआ आज मैं अचानक इसके कमरे में गई और इसके हाथ में मोबाइल देख लिया। वो तो किताब पढ़ने के बहाने इन किताबों में मोबाइल फ़ोन छुपाकर पता नहीं किसी के साथ लगी हुई थी। वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा था और नन्ही मौसी इसके पीछे पीछे आकर सब सुना रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि वक्त पर सब ठीक हो गया, नहीं तो पता नहीं किस लफंगे के साथ भागकर हमारे मुंह पर कालिक पोतती। चरित्रहीन। नन्ही मौसी, वो गरजा। अरे बेटा, मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? मैंने क्या किया है? अपनी जोरू की करतूत देख। शादीशुदा होते हुए भी अपने आशिक से बतिया रही थी। मैंने तो पहले ही कहा था शहर की छोरी ना लाओ, उनका चाल चलन ठीक ना होवे है। लेकिन मेरी ना सुनी किसी ने। अब खुद ही देख लो। मौसी की बातें सुनकर ईशान मुट्ठियाँ भींचते हुए पीछे पलटा और आंखें फाड़े इन्हें देख रहा था। इस वक्त वो कहाँ है? वो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू करते हुए बोला। उसने जहर खा लिया। आकाश की बात सुनकर ईशान के कदम लड़खड़ा गए। अच्छा किया उसने खुद ही जहर खा लिया, वरना वो भी अच्छी तरह से जानती थी कि ये सब जानने के बाद तुम वैसे भी उसे ज़िंदा नहीं छोड़ोगे। अपनी बात पूरी करके आकाश अपने कमरे में चला गया। वो भागता हुआ काजल के पास आया जो चुपचाप खड़ी सबकी बातें सुन रही थी। भाभी, आरोही कहाँ है? इसे कुछ हुआ तो नहीं? वो ठीक तो है ना? आप कुछ बोलें तो सही, मेरा सर फट रहा है। वो काजल को झिंझोड़ कर पूछने लगा। काजल उसकी ऐसी हालत देखकर परेशान हो गई। ईशान आरोही के लिए परेशान है या फिर इस पर गुस्सा कर रहा है, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसकी हालत बहुत ख़राब थी। मदन और मालती इसे अस्पताल लेकर गए हैं। काजल ने इसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला। आपने उसे अकेला वहाँ नौकरों के साथ छोड़ दिया, आप क्यों नहीं गए उसके साथ? वो अकेली है वहाँ। काजल की बात सुनते ही वो और बौखला गया। काजल इसका जवाब देती इससे पहले ही वो घर से बाहर दौड़ गया। वो जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचना चाहता था। काजल को इसके रवैये पर हैरत होने लगी थी। आरोही के लिए ईशान का इतनी फ़िक्र करना ये वाकई एक अजीब बात थी। सुना है इन लोगों ने अपने घर की बहू को जहर देकर मारा है। एक नौजवान चाय का घूंट लेकर बोला। अरे भाई, इतने दिनों से जुल्म और ज्यादती होती आ रही थी। इसके कहीं आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। हो सकता है इन सबसे तंग आकर खुदकुशी कर ली हो लड़की ने। अरे नहीं यार, दरअसल बात तो यह है कि इनकी बहन जिस लड़के के साथ भागी थी ना, वो लड़की का रिश्तेदार था। बस इसी का बदला लेने के लिए उसे ज़बरदस्ती जहर पिला दिया होगा। अब अस्पताल लाकर इलाज के ड्रामे कर रहे हैं ताकि किसी को इन पर किसी को शक ना हो। ईशान जब अस्पताल पहुंचा तो बाहर ही चाय की टपरी पर खड़े गांव के ही नौजवान लड़के ईशान को देखकर फप्तियां कस रहे थे। इनकी बातें ईशान के कानों पर पड़ते ही इसकी आंखें सुर्ख लाल हो गईं। इसका मन तो कर रहा था कि अभी जाकर इनको दो घूंसे मारे। फिर आरोही का ख्याल आते ही वो अपने आप पर काबू कर गया। ईशान अस्पताल में दाखिल हुआ
तो सामने से आते हुए मदन पर पड़ी। वो भागता हुआ इसके पास आया। मदन, तुम वापस क्यों आ गए? आरोही कहाँ है? वो साहब जी, छोटी बहू के घरवाले यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमने हवेली फ़ोन किया था तो बड़े भाई साहब ने हमें वापस गांव आने के लिए कह दिया। उसकी तबीयत कैसी थी? सवाल करते वक्त ईशान का कलेजा मुंह को आ गया था। वो कोई भी बुरी खबर सुनने की ताकत नहीं रखता था। उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल रखा था। इनका इलाज शुरू कर दिया था डॉक्टर ने, लेकिन वो बता रहे थे कि इनका बचना मुश्किल है। इसकी बात सुनकर ईशान ने गहरा सांस लिया और अस्पताल में जाने लगा। छोटे साहब, आप वहाँ ना जाएं तो बेहतर होगा। वो लोग बहुत गुस्से में हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आप वापस घर चलें। ईशान ने इसकी बात को सुना अनसुना करते हुए तेज़ी से अस्पताल में जाने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? राजवीर इसे देखकर भड़कने लगा। मेरी बहन को मौत के घाट उतार कर तुम्हें सुकून नहीं मिला तो उसे तड़पता हुआ देखने के लिए यहाँ भी चले आए। आरोही कैसी है डॉक्टर? वो ठीक तो हो जाएगी ना? राजवीर के रवैये की परवाह न करते हुए ईशान ने पास में से गुजरते हुए डॉक्टर से पूछा, तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के अभी दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी बीवी है, मुझे पूरा हक है उसकी फ़िक्र करने का। वो शब्दों में जोर देते हुए ऊंची आवाज़ में बोला। खुद ही जहर देकर मारते हो और अब यहाँ तमाशा देखने आए हो कि अभी कितनी सांसें चल रही हैं, या फिर यह देखने आए हो कि कहीं वो बच तो नहीं गई? राजवीर ने नम आँखों से कहा। मैंने इसे नहीं मारा है। एक बार इसे होश आ जाए तो फिर सारी हकीकत सामने आ जाएगी। वो चीख कर बोला। इससे पहले कि वो होश में आ जाए और अपने सामने तुम्हारा मनहूस चेहरा देखे, इससे पहले दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो इसे दहाड़ते हुए हुक्म सुनाने लगा। तमीज़ में रहकर बात करो। मैं यहाँ आरोही की वजह से चुप हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं जवाब देने के काबिल नहीं हूँ और आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैं यहाँ से कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ। वो भी तेज़ लहजे में दहाड़ा। ये क्या जंग का मैदान बना रखा है? यहाँ मरीज की हालत ख़राब हो रही है और आप लोग अपनी लड़ाई पर तुले हुए हैं। डॉक्टर के डांटने पर दोनों एक दूसरे से अलग हुए। राजवीर अपनी पत्नी के पास जाकर बैठ गया, जो लगातार आंसू बहा रही थी। ईशान दरवाजे पर लगे शीशे के पास खड़ा होकर इसके धुंधले अक्स को देख रहा था, जो बहुत मुश्किल से सांस ले रही थी, अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी। ईशान अस्पताल में बैठे अतीत में चला गया। यार मेरी बात मानो, अब भी वक्त है। सोशल मीडिया के ये बिन देखे प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो। इस तरह बहुत से लोगों ने धोखे खाए हैं। विशाल इसके पास बैठकर सीरियसली बोला। ऐसा कुछ नहीं होता यार, वो लड़की धोखेबाज नहीं है। ईशान भी बहुत यकीन से बोला। ये सब तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो? बस मेरा दिल मानता है कि वो मुझे धोखा नहीं देगी। वो हल्की सी मुस्कान सजाए बोला। यार मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा पढ़ा लिखा और समझदार दोस्त ऐसी अनदेखी मोहब्बत में बेवकूफ़ बन रहा है। समझदारी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये रोग ज्ञान और अज्ञानता नहीं देखता, बस हो जाता है। वो आस्काना अंदाज में बोलता है। तो मेरी जान, देखभाल के और जान पहचान वाली से नैन लड़ाते। इस तरह सोशल मीडिया पर अनजान लड़की से चैट करके यकीनन धोखा ही खाओगे। कहीं कोई लड़का तुम्हें लड़की बनकर बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी मुझसे उतना ही ट्रस्ट करती है जितना मैं उस पर करता हूँ। उसने तो मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है। अरे यार वो सब तो ठीक है। चलो 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, लेकिन बेटा इस तरह चैट करके मोहब्बत के गीत गाने वाले कभी कभार आपस में रिश्तेदार भी निकल आते हैं, जो बाद में पता चलता है। कसम से मैंने एक बार न्यूज़ में देखा था, 2 भाई बहन फेक आईडी बनाकर आपस में प्यार के पेंच लड़ा रहे थे। बाद में जब एक दूसरे के सामने आए तो शर्म के मारे डूब मरने के लिए पानी भी ना मिला। विशाल इसे हंसते हुए कहने लगा। ईशान ने इसे गुस्से से घूरा। अरे यार मेरी बात का बुरा ना मान, ज़रा इस बारे में गौर करना। कहीं तुम्हारे साथ किसी काम वाली का लिंक ना जुड़ा हो। फिर जब तुम्हें इसके बारे में पता चले तो डूब मरने के लिए पानी मुझसे ले लेना। विशाल ने इसकी खूब खिंचाई करते हुए बोला। ईशान ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा पेन विशाल को दे मारा। आपसे काम का बोला, उसका क्या हुआ? उसे अपने पास आते हुए आकाश ने पूछा। बहुत जगह पर बात चलाकर देख ली, बहुत मुश्किल है। इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा। क्यों मुश्किल है? पिछली बार तो आप बहुत अच्छे रिश्ते लेकर आई थीं,
फिर इस बार आप इतनी ढील क्यों दे रही हैं, जबकि अब मुझे पहले से ज़्यादा जल्दी है। मैं चाहता हूँ अब यह काम जल्द से जल्द हो जाए। पहले की बात और थी आकाश भाई, अब यह काम इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। हर कोई अच्छी तरह देखभाल करके और जांच पड़ताल करके ही रिश्तेदारी जोड़ता है। देवयानी ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। तो हमारे खानदान का नाम काफ़ी नहीं है? खानदानी इज्जत और रुतबे के अलावा और क्या चाहिए लोगों को? बेटा, अब जो सच है वो तो छुपने वाला नहीं किसी से। तुम्हारी बहन के कारनामे दूर दूर तक मशहूर हो चुके हैं। न जाने कितने वक्त से उस लड़के के साथ क्या क्या गुल खिलाकर हमारा मुंह काला करती आई है। ऐसी लड़की से तो कोई शरीफ घराना तो मीलों दूर ही भागेगा। इसकी बातें सुनकर आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। आकाश को दुखी देखकर काजल परेशान हो गई। भगवान के लिए ऐसी बातें ना करें, हमारी सीता ने कोई गलत काम नहीं किया। काजल ने एतराज़ जताते हुए कहा। रहने दो, उसकी करतूतों पर पर्दा डालने की ज़रूरत नहीं है। उस हरामजादे के पास यह नालायक अकेली मिलने जाती थी तो ज़रा सोचो, इसे बगैर हाथ लगाए वापस आने दिया होगा? पता नहीं उसके साथ कैसे कैसे गुलछर्रे उड़ाकर आई हो। मुझे तो सोच सोच कर ही शर्म आ रही है। बेहया बेगैरत, जरा न शर्माई अपने भाइयों को बदनाम करने में। दुश्मन के हाथों अपनी इज्जत सौंप कर आई है और अब सुकून से घर में रह रही है। डूब मरो। देवयानी ने मुंह भर भर कर इसके चरित्र की धज्जियां उड़ाईं। बस करो मौसी, मैं इसकी इश्क और अयासी के किस्से सुनने नहीं बैठा। देवयानी की बातें आकाश के गुस्से को बढ़ा रही थीं। इससे पहले कि वो मेरे हाथों कत्ल हो जाए, उसे किसी भी तरह यहाँ से ले जाओ। उसके लिए किसी को भी राजी कर लो, चाहे कोई लूला लंगड़ा ही क्यों ना हो। बस जल्द से जल्द उस बदनुमा दाग को निकालो यहाँ से। आकाश मुठ्ठियाँ भींचकर बोला। गुस्से से उसका बुरा हाल था। ऐसी बात है तो फिर एक रिश्ता है मेरी नज़र में, वहाँ बात बन जाएगी अगर तुम बोलो तो। देवयानी कुछ देर सोचने के बाद बोली। आकाश इसकी तरफ देखने लगा और आगे की बात का इंतज़ार करने लगा। काजल भी इसकी तरफ गौर से देखने लगी। वो जो जमुना दास छोटी सी दुकान चलाया करता था यहाँ पर, याद है? देवयानी आंख उठाए इसे याद दिलाने लगी। बाद में किसी वजह से गांव छोड़कर शहर चला गया था। अब तो अच्छी खासी बड़ी दुकान चल रही है बाजार में। घर भी बहुत बड़ा लिया है। सुना है अब बहुत पैसा है उसके पास। देवयानी गहराई से बोली। हाँ, याद तो है। जहाँ तक मुझे पता है उसकी बीवी तो मर चुकी है और उसके कोई औलाद भी नहीं थी। वो घर पर अकेला रहता था। आकाश ने याद करते हुए कहा। हाँ, इसीलिए तो। वो एकदम से बोली। आकाश और काजल उलझते हुए उसकी तरफ देखा। जमुना दास का कोई बेटा तो था नहीं, फिर वो किसके लिए रिश्ते की बात कर रही थी? एक तो औलाद नहीं है, बीवी भी मर चुकी है, इसलिए अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी की ज़रूरत है। और अब पैसे वाला बन गया है तो बारिश की भी फिक्र होने लगी है। मेरे देवर का लड़का उसकी दुकान पर काम करता है। वह कह रहा था कि जमुना दास सेठ को शादी करनी है, वो भी कम उम्र की लड़की से जो उसे बारिश दे सके। वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपनी सीता। आपका दिमाग तो ठीक है मौसी, या फिर उम्र के साथ वो भी ख़त्म हो चुका है? आकाश दहाड़ते हुए बोला। माना कि सीता से गलती हुई है, बच्ची है, उससे नादानी हो गई। इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे भेड़ बकरी समझकर कहीं भी बांध देंगे। काजल भी एतराज़ जताते हुए तेज अंदाज में कहने लगी। सीता अभी छोटी है, वक्त के साथ हर दाग मिट जाता है। उसके लिए भी अच्छे से अच्छे रिश्ता मिल जाएंगे। बराए मेहरबानी आप इस तरह के मशवरे और रिश्ते अपने पास ही रखें। आप उसकी मौसी होकर उसके लिए ऐसा सोच रही हैं, अफसोस होता है मुझे आपकी सोच पर। काजल भड़क कर बोली। हाँ हाँ, इसकी मौसी हूँ, तभी इसके किए पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरे पास इसकी परवरिश होती तो आज ये मुसीबत ना उठानी पड़ती। यही गुस्सा और तेवर मुझे दिखाने के बजाय सीता को दिखाए होते तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। इसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर थी, इसका ध्यान तो ना रख पाई तुम। अब चली मुझे अकड़ दिखाने। देवयानी इस पर गरजते हुए कहने लगी। तुम्हें इस बहस में पड़ने की ज़रूरत नहीं है काजल। आकाश अपने हाथ से इशारा करते हुए रोकने लगा। जो भी फैसला होगा मैं करूँगा। वैसे भी मौसी ठीक कह रही हैं, जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी वो तुम ठीक से संभाल नहीं पाई। अब तुम्हें हमारे काम में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। आकाश इसे सख्ती से बोला। मैं आपके फैसले में दखल नहीं दे रही हूँ, लेकिन जो हक बात है उस पर तो विचार करें।
इसकी उम्र तो देखें, वो बहुत बड़ा और बुढ़ा है। इशिता कैसे रहेगी उसके साथ? इशिता की गलती पर उसे इतनी बड़ी सज़ा तो ना दें आप। वो बेबसी से आकाश को देखने लगी। मर्द की उम्र नहीं देखी जाती, चाहे वो कितना भी उम्र वाला क्यों ना हो। वो हर उम्र में शादी के लायक होता है। और वैसे भी सीता को अपनाने के लिए कोई जवान मर्द तो राजी नहीं होगा। बस मेरी मानो तो इसी रिश्ते को गनीमत जानकर हाँ कर दो। देवयानी फिर आकाश को अपनी बातों से जज्बाती करने लगी। उसे कह दीजिए कल आकर खामोशी से शादी कर ले और इशिता को ले जाए। आकाश हुक्म सुनाता हुआ वहाँ से उठकर खड़ा हुआ। देवयानी ठंडी सांसें भरने लगी। काजल झुंझलाकर उठ खड़ी हुई। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? आरोही अस्पताल में है, इसकी हालत अभी तक खराब है। जब तक इसकी खैरियत की खबर नहीं मिल जाती, आप घर में शादी कैसे तय कर सकते हैं? और ईशान भी अभी तक घर नहीं लौटा है। उसे वापस तो आ जाने दें, कम से कम तब तक तो इस बात को रहने दें। काजल आखिरी उम्मीद के साथ बोली। वो लड़की जिंदा है या मर गई, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात ईशान की, तो शहर चला गया होगा काम से। जब वापस आएगा तब पता चल जाएगा। वैसे भी उसे मेरे किसी भी फैसले से कोई एतराज़ नहीं होता। वो काजल को सुनाते हुए तेज़ कदमों से बाहर चला गया। काजल बेबसी से उसे जाते हुए देख रही थी। काफ़ी घंटों बाद उसे होश आया। उसके भाई भाभी सराहने खड़े होकर उसके जागने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें अपने पास पाकर सभी नाराज़गी को भुलाकर वो उनसे लिपट कर रो पड़ी। इसकी आवाज़ सुनकर ईशान का जिस्म ठंडा पड़ने लगा था। वो बाहर खड़े इसके दर्द और तकलीफ़ को महसूस कर रहा था, जो वो अपने भाई से लिपटकर रोने की सूरत में बयां कर रही थी। ईशान को इसका सामना करना मुश्किल लग रहा था। वो बहुत टूट चुकी थी। पहले तो इसे अपने ज़िंदा होने पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन इस वक्त में भाई की मौजूदगी उसके लिए मजबूत सहारा थी। अभी वो रो ही रही थी कि इसकी नज़र सामने दरवाजे पर पड़ी, जहाँ से कोई लड़खड़ाता हुआ अंदर आ रहा था। भाई, जैसे ही इसने ईशान को अपनी तरफ आता महसूस किया, वो किसी सहमे हुए बच्चे की तरह अपने भाई से लिपट गई। इसकी सांस तेज होने लगी थी। वहीं रुक जाओ, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। राजवीर ने हाथ से इशारा करते हुए उसे वहीं रोक दिया। आरोही को इस तरह घबराते हुए देख ईशान के कदम वहीं रुक गए। आरोही, डर की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस पुलिस को सच बताओ कि तुम्हें जहर किसने दिया था। आरोही ने राजवीर का बाजू जोर से पकड़ा हुआ था। ईशान के पीछे पुलिस खड़ी थी, जो सिर्फ आरोही के बयान का इंतजार कर रही थी। वो ईशान को देखकर कांप रही थी। इसमें कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। आपको ज़्यादा डरने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना बताएं कि आपने खुदकुशी की थी या फिर उनकी तरफ से आपको ज़बरदस्ती जहर खिलाया गया था। वो ऑफिसर इसकी तरफ बढ़ते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लगा। मैंने कोई इसे जहर नहीं दिया। आरोही, तुम बताओ इन्हें कि सच्चाई क्या है? वो आरोही को देखते हुए झुंझलाकर बोला। इसकी आवाज़ सुनकर आरोही पर फिर से खौफ हावी हुआ। वो राजवीर की बाजू में मुंह छुपाए रोने लगी। इसका शरीर कँपकँपाने लगा। ऑफिसर, मेरी बहन की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। आप देख क्या रहे हैं? जल्द से जल्द गिरफ्तार करें इसे। अगर ये ज़्यादा देर यहाँ रहा तो आरोही अपना होश खो बैठेगी। राजवीर ने हिकारत से ईशान को देखते हुए ऑफिसर से गुजारिश की। पीछे खड़े सिपाही ईशान की तरफ बढ़े। आरोही, तुम इन्हें बताती क्यों नहीं कि मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया? प्लीज़ बताओ इन्हें, खामोश क्यों हो? ईशान अपने ऊपर से पुलिस की पकड़ को ढीली करते हुए कहने लगा। आरोही खामोशी से इसे देख रही थी। आरोही ने हाँ बोलकर जवाब नहीं दिया और उसने ना बोलकर उसे गिरफ्तार करने से रोका भी नहीं। ईशान को गिरफ्तार करने के लिए यही जवाब काफ़ी था, आरोही की खामोशी। वो इसकी तरफ बेबसी से देखते हुए बोलता रहा और वो खामोशी से उसे देखने लगी। जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ती हुई आहट को सुना, इसकी सिसकारी और भी बढ़ती जा रही थी। वो सर झुकाए अपनी ज़िंदगी को तमाशा बनते हुए देख कर रो रही थी। कहने को तो वो दुल्हन थी, सर से लेकर पाँव तक इसे सजाया गया था, लेकिन इस खूबसूरत लाल जोड़े में कोई जिंदा लाश हो, जिसे उसके घर के कमरे में दफन किया गया हो। और यह रात इसकी कब्र की पहली रात थी, जिसे अब न जाने किस तरह झेल सकती थी। इसकी कल्पना अभी इसकी आंखों में आंसू लिए वो कर ही रही थी कि इसकी सिसकियां खामोश हो गईं। इसने सामने से आते हुए अपने पति को देखा। वो आंख झपकाए बिना उसे तकने लगी थी। इसके होंठ एकदम से कांपने लगे थे। ये खौफ शायद हर लड़की को होता होगा
और वो इस परिस्थिति पर पहुंचती है। यह वक्त ही कुछ अजीब सा होता है। दिल में एक हिचकिचाहट, बेचैनी और डर सा लगा रहता है, लेकिन इसका दिल तो इस लम्हे में खून के आंसू रो रहा था। बचपन में अपनी सहेलियों के साथ इसकी दुकान पर चीज़ें खरीदने जाती तो डब्बू बुद्धू जैसे नामों से इसे चिढ़ाती और वो गुस्से से लाल पीला होकर बड़बड़ाकर इन्हें दुकान से भगा देता था। आज उसी बूढ़े और डब्बू की सेज सजाए वो अपनी बेबसी का मातम किए हुए बैठी थी। जब वो 62 साल का दूल्हा इसके करीब आकर इसका घूंघट उठाने लगा तो मन किया कि वो वहीं गड़ जाए। वो अपनी आंखें जोर से बंद करते हुए अपनी बेबसी और लाचारी बता रही थी, जिसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था। अरे दुल्हन, आंखें तो खोलो और बताओ तो सही, कैसा लग रहा हूँ मैं? वो इसकी ठोड़ी को सहलाते हुए बड़े प्यार से बोला और वो सहमती हुई पीछे हट गई और इसे सर से लेकर पाँव तक देखने लगी। इसने बड़ी मेहनत से खुद को जवान बनाने की कोशिश की थी। सफ़ेद बालों का नामो निशान न था। दाढ़ी मुड़वाकर मूछें तानते हुए वो पान गुटके से पीले पड़े दांत दिखाता हुआ इसकी तरफ ही देख रहा था। खूबसूरत और कमसिन लड़की इसे बैठे बिठाए मिल गई थी। इससे ज़्यादा किस्मत की मेहरबानी इस पर और क्या हो सकती है। इसे अपने करीब आते देखकर वो खुद में सिमटने लगी और वो बेदर्दी से इसका आंचल खींच रहा था। नहीं, छोड़ो मुझे, मुझे बचाओ, वो बेबसी से आहो पुकार करने लगी। वो हाथ पैर हिलाते हुए चीखने लगी। क्या हुआ? इसकी चीख सुनकर काजल इसके पास दौड़ती हुई आई। छोड़ो मुझे, कोई बचाओ मुझे, यह दरिंदा नोच रहा है, मुझे इससे छुड़ाओ। वो खुद को किसी से दूर करती हुई चीख रही थी। होश में आओ इशिता, यहाँ कोई नहीं है। ज़रूर तुमने कोई सपना देखा है। वो इसे झंझोड़ कर जगाने लगी। वो आंखों को खोले खौफ से नज़रों को चारों तरफ घुमाने लगी, जहाँ काजल के सिवाय कोई और मौजूद न था। काजल को अपने सामने पाकर इसकी जान में जान आई। वो इससे लिपट कर रोने लगी। भाभी, आप मेरा गला दबाकर मुझे मार दें, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें, मुझे उस नरक में ना भेजें। वो काजल का हाथ पकड़े अपने गले में डालने लगी। रोते रोते उसकी हिचकियाँ बन गईं। नहीं नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। वो इसे तसल्ली देने लगी। तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है? चाय का कप इसके हाथ से लेते हुए उसने फिक्र करते हुए पूछा। कुछ भी तो नहीं, वो बोली। फिर सुबह से दवाइयाँ किसके लिए मंगवाई जा रही थी? वो इशिता को तेज़ बुखार था, इसने परेशान होते हुए कहा। इशिता का नाम सुनते ही आकाश के चेहरे पर गुस्सा नुमाया होने लगा। जब से इसे इस शादी के बारे में पता चला है, वो सहम गई है। इसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। आपकी बहन है, उस पर कुछ तो रहम करें। तुम्हें उस पर बहुत रहम आ रहा है, तरस आ रहा है, जिसने हमारे मुंह पर कालिक पोतने में जरा भी ना सोचा। तुम उसकी हिमायत कर रही हो, जिसने हमारी इज्जत को अपने पैरों तले रौंदा। उस बेहया को गैर लड़के के साथ निकलते हुए जरा भी एहसास ना हुआ, किसी रिश्ते का, अपने बाप दादा के मान का। सारे गांव में अपने भाइयों को रुस्वा किया। क्या इस पर हमारा कोई हक ना था? इसने हमारे प्यार का ये सिला दिया। अपनी 4 दिन की चाहत के आगे सालों के खून के रिश्ते को कोई कीमत नहीं इसके अंदर। फिर भी तुम्हें उस पर तरस आ रहा है। वो बेबस है, बेचारी है, और मैं जालिम। इसकी बातें दूर खड़ी सीता भी चुपके से सुन रही थी। इसका दिल अब और भी झुलस रहा था। वो इसका भाई ही नहीं, बाप की तरह था। वो जिसने कभी माँ बाप की कमी का एहसास ना होने दिया, जिसने अपनी औलाद की तरह परवरिश की। आज उसकी आंखों में आंसू की वजह वो खुद बनी थी। इसे अपने किए पर शदीद अफसोस हो रहा था। वो कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब खोई हुई इज्जत बाबत कोई भी नहीं ला सकता था। जो किसी के आगे सर न झुकाने वाला इंसान, हर तरह से रौबदार इंसान, आज इशिता की वजह से अपना सिर झुकाए अपनी हार की बातें कर रहा था। आकाश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर काजल की आंखें भी नम होने लगीं। इशिता ने बहुत गलत किया है, मैं इस बात को झुठला नहीं रही, और ना ही मैं इसके किए कि आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। आप बेशक इससे बात ना करें। इसने अपने फ़ायदे के लिए हम सबका दिल तोड़ा है, लेकिन इसे इतनी बड़ी सज़ा ना दें। यह दुख वो झेल नहीं पाएगी। मैं इसे इतनी बड़ी तकलीफ़ में नहीं देख सकती। वो मर जाएगी। बच्चे गलती करें तो बड़ों का काम है इन्हें समझाने का, इन पर सख्ती करने का। आपको पूरा हक है उस पर गुस्सा करने का, नाराज़ होने का, लेकिन भगवान के लिए उसे जीते जी नरक में न धकेलें। वो पल पल झुलसती रहेगी। आप अपने किए फैसले पर एक बार
और गौर करें। वो आकाश को गिड़गिड़ाकर कहने लगी, काजल की अपनी कोई औलाद नहीं थी। वो ईशान और इशिता को ही अपनी औलाद समझती थी। वो उनकी इतनी ही फिक्र करती थी जितनी सगी माँ करती हैं। तुम्हें उसके लिए आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। गुनाह उसने किया है, तुमने नहीं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसे कोई भी अपनाने को तैयार नहीं है और इसे मैं अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे देखते ही मुझे अपनी बेइज्जती का एहसास होने लगता है। मैं यहाँ इसे नहीं रख सकता। वो अपनी मुट्ठियाँ भींचने लगा। मैं वादा करती हूँ वो आपके सामने कभी नहीं आएगी। मैं इसे इसके कमरे तक ही रखूँगी। बेशक आप इससे हर रिश्ता तोड़ दें, इसे कभी माफ़ ना करना, लेकिन मेरी एक बात मान लें, इस फैसले से हट जाएं। वो नम आँखों से इसके आगे विनती कर रही थी। वो गहरी सोच में डूब गया। आकाश, देवयानी मौसी इसके कमरे में आते हुए इसे पुकारने लगी। इनकी आवाज़ सुनकर आकाश अपने ख्यालों से बाहर आया। आकाश बेटा, अब ज़रा ठीक से बता दो, क्या जमुना दास के यहाँ शादी का रिश्ता भेज दूँ? वो इनके पास बैठते हुए काजल को तिरछी नज़रों से देखने लगी। इसकी बात सुनकर काजल के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो सांस रोके आकाश को देखने लगी। फिलहाल इस बात को रहने दो मौसी, ईशान आ जाएगा तब इस बारे में सोचेंगे। आकाश के जवाब से जहाँ मौसी के चेहरे पर 12 बज रहे थे, वहीं काजल सुकून का सांस छोड़ रही थी। तुम आ गए अपनी बीवी की बातों में। मर गई शराफत और गैरत। कहीं उसे माफ़ करने का तो नहीं सोच बैठे? एक बात याद रखना, भागी हुई लड़की को घर में रखकर इज्जत नहीं दी जाती। वो एक दाग होता है जिसे जितना जल्दी धोया जाए उतना ही अच्छा है। वैसे भी जो मर्द औरतों की सुनते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, वो कभी कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। ऐसे मामले में औरतों की सलाह मशवरा नहीं लिए जाते। वो अपना गुस्सा उतारती हुई बोली, इसे इस बात का पूरा यकीन है कि आकाश का फैसला बदलने में काजल का ही हाथ है। सही कहा मौसी आपने। इस तरह के मामलों में मर्दों को सोच समझकर फैसले करने चाहिए, औरतों की बातों में नहीं आना चाहिए। फिर आकाश आपकी बातों में कैसे आ जाए? क्या आप यह बात भूल गईं कि आप भी एक औरत हैं? काजल ने इसे ताना कसते हुए जतलाया। हाँ, तो तुम्हारी तरह कमअकल और लापरवाह नहीं हूँ। उम्र में बड़ी हूँ और तुमसे ज़्यादा तजुर्बा रखती हूँ। मेरी और तुम्हारी अकल और समझदारी में दिन रात का अंतर है। तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। वो गुस्से से बोली। माफ़ कीजिएगा मौसी, उम्र में बड़ा होना इंसान को अक्लमंद नहीं बनाता। जैसी सोच वैसा ही तजुर्बा, काजल टोकते हुए बोली। और मेरे ख्याल से जिस इंसान के दिल में किसी दूसरे इंसान के लिए जज्बात और एहसास ना हो, वो दिल और दिमाग दोनों से खाली होता है। काजल की बातों ने इसकी बोलती बंद कर दी थी। वो मुंह फुलाए आकाश को देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, आकाश का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन रिसीव करते ही इसके चेहरे पर सिलवटें पड़ने लगीं। फ़ोन रखते ही वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? काजल और मौसी भी इसे परेशान देखकर पूछने लगीं। ईशान कल से जेल में है। उस राजवीर ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।